नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की एग्ज़ाम डेट लग चुकी है, जो आगामी 28 और 29 अक्टूबर को होने निर्धारित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये हमारी पॉलिटी और इकोनॉमी की तीसरी क्लास है। यानी जो हमारी क्लासें डिटेल में चल रही थी उन क्लासों को फिलहाल के लिए ब्रेक कर दिया है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे टाइम में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो प्रैक्टिस की है, और वो प्रैक्टिस भी उस चीज़ की है जो बिल्कुल आपके कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा या तो वो पूछे गए हैं या उन पर आधारित है या उनसे एक्सपेक्टेड है। मतलब कहने का ये है कि आपको एग्जाम टाइम में यूपी ट्रिपल एससी में जो पीछे पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उनका रिवाइज करना चाहिए, जिससे आपकी परीक्षा को बेहतर किया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ही हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पहले दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सबसे पहले जाकर उनको देखिए, क्योंकि तीसरी ये क्लास में जो प्रैक्टिस सेट है वो तभी समझ आएगा जब उन दोनों को पहले आप देख लोगे। क्योंकि मैंने सबसे पहली क्लास में बेसिक क्वेश्चन को उठाया था, उससे लेवल थोड़ा सा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में उठाया, फिर थोड़ा सा ऊपर दूसरी में, और आज तीसरी क्लास में थोड़ा सा आ गई। यानी क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ते हुए चले हैं क्रम वाइज में, जिससे आपके टॉपिक से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस की तरफ, देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे हों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। चलते हैं तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था। यानी वो जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि यानी जो संविधान की संकल्पना का उद्भव है वो कहां हुआ। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन, सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन में संविधान के लिए पहले क्या क्या किया गया। सबसे पहले यहां से जो प्रश्न बनता है, भाई संकल्पना का उद्भव तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन से संविधानों का आधार तय हुआ। वो आधार कैसे तय हुआ भाई, लगभग 1215 के आसपास ब्रिटेन के एक सम्राट थे जिनको जॉन के नाम से जाना जाता था, जॉन। अब इन सम्राट यानी जो जॉन नामक व्यक्ति थे, इन्होंने 1215 में एक मैग्ना कार्टा जारी करा। अब ये मैग्ना कार्टा जारी करके क्या करा इन्होंने, मैग्ना कार्टा जारी करके इन्होंने लोगों के लिए कुछ मूल अधिकार निर्धारित कर दिए। मूल अधिकार का मतलब होता है जो बेसिक अधिकार थे, यानी जो जरूरत के अनुसार उस समय अधिकार बनते थे, उस समय उनको लागू कर दिया, और वो क्या कहलाए, मैग्ना कार्टा कहलाए। अब वहीं से क्या बना, संविधानों का एक आधार तय हुआ कि भी यानी किन्हीं भी मनुष्यों के कुछ आधार हो सकते हैं और कुछ कर्तव्य हो सकते हैं। वहीं से क्या हुआ, संविधानों का आधार बना। तो कह सकते हैं तो ब्रिटेन इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन उद्भव की बजाय आधार ये इसका आंसर बन सकता था। आगे देखते हैं, आगे बात है अमेरिका की। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भैया, अमेरिका होगा। क्यों होगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 में क्या करा था, स्वतंत्रता प्राप्त करी। स्वतंत्रता किसके नेतृत्व में प्राप्त करी थी भैया, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में इन्होंने क्या करी थी भैया, स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके नाम पर हमारी अमेरिका की क्या है भैया, राजधानी भी है, वॉशिंगटन डीसी। अब ये जो डीसी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे चलते हैं तो जॉर्ज वॉशिंगटन इसके नेतृत्व करता थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे यानी 1789 में क्या बना था भैया, अमेरिका का संविधान बना। और अमेरिका के संविधान से एक प्रश्न और आता है। क्या प्रश्न आता है,
कि अमेरिका के संविधान में ही क्या है, केवल मात्र 7 आर्टिकल हैं। ये 7 आर्टिकल ही अमेरिका का संविधान है। इसलिए अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है भैया? संक्षिप्त संविधान है। यानी जो सबसे छोटा संविधान है वो किसका संविधान है भैया? अमेरिका का संविधान है। तो यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भैया आगे। क्वेश्चन क्या कहता है? आगे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है? भाई देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 36। भैया अनुच्छेद 36 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 36 में की गई है राज्य की बात, यानी राज्य की परिभाषा की बात की गई है। अच्छा, राज्य की परिभाषा से तात्पर्य क्या है? राज्य की परिभाषा से तात्पर्य है कि राज्य को पूर्ण बनाने के लिए राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व की जरूरत होती है। अच्छा, वो 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं भैया? सबसे पहले क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। उसके बाद क्या होना चाहिए भैया? कोई भूभाग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, भूभाग होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? शासक, या क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए। भाई उसका कोई शासक राजा होना चाहिए। और चौथा क्या है भैया? वो निर्णय लेने के लिए क्या होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए, यानी संप्रभुता भी इसको कह सकते हैं। संप्रभुता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो राज्य को पूर्ण करने के लिए, यानी एक राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व होने क्या है? जरूरी हैं। पहला क्या है आपका? जनसंख्या है। दूसरा क्या है आपका? भूभाग है। तीसरा क्या है? शासक क्या है? राजा। और चौथा क्या भैया? आपका संप्रभुता है। तो किसी भी राज्य को कहलाने के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं, और उसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 36 में, जबकि वो कह रहे हैं कल्याणकारी राज्य। अच्छा जी, 37 क्या कहता है भैया? 37 में किया गया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये प्रश्न मैंने आपको पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको किसी भी न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। किसी भी न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्व पर अधिकार किसका है भैया? केवल राज्य का है। इसमें किसी प्रकार का न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो अगर ये आपने पहला प्रैक्टिस सेट देखा होता तो इसका आंसर बहुत जल्दी आप टिक कर गए होते। आगे चलते हैं भैया, क्या कहता? अनुच्छेद 38। जी हां भैया, अनुच्छेद 38 ही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 38 में ही किसकी बात की गई है भैया? यानी कल्याणकारी राज्य की बात की गई है कि राज्य प्रयास ये करेगा कि राज्य का क्या हो? कल्याण हो। यानी समाज के लिए, समाज को सुरक्षित व्यवस्था प्रदान की जाए। सुरक्षित व्यवस्था प्रदान की जाए, ये बात किसमें की गई है भैया? 38 में की गई। जबकि 39 में क्या की गई है भैया? महिला और पुरुषों को समान अवसर की बात की गई है। यानी महिला और पुरुष को क्या मिलना चाहिए भैया? समान अवसर। और अवसर भी किसके मिलने चाहिए भैया? जीविको उपार्जन के, यानी जीविका उपार्जन के क्या मिलने चाहिए? अवसर मिलने चाहिए। और 39 क में एक बात और याद रखना जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। 39 क में वो क्या है भैया? यानी नागरिकों के लिए निशुल्क नागरिकों के लिए किसकी बात की गई है? निशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी ऐसे लोगों को जो सक्षम नहीं हैं, जो अपना भार नहीं उठा सकते हैं किसी भी न्याय को पाने के लिए। तो उनके लिए क्या किया जाएगा? प्रावधान किया जाएगा न्याय के लिए। तो हमारा बात 36 भी क्लियर होता है, 37 भी, 38 भी और 39 भी। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 38 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, मैंने जितने भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठाए हैं वो सिलेबस पर आधारित हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ सिलेबस नहीं उठाया है और आपकी परीक्षा में बहुत बेहतर साबित होगा। ये आपको दिखाई दे जाएगा जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट में सारी चीजें रिसर्च करने के आधार पर ही रखी है कि कहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है?
नेक्स्ट प्रश्न है, निवारक रोध कानून कटौती करता है, यानी कोई कानून है जैसे निवारक रोध कानून, सबसे पहले ये कौन सा कानून है? जैसे आप कह सकते हो, आपने देखा होगा एक ऊपा नाम का कानून बना था, एक आपका रासुका बना था, रासुका समझते हो ना आप, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो वो जो कानून बने हैं वो किस प्रकार कटौती करते हैं? वो भैया आपका जो स्वतंत्रता के अधिकार है ना, जो आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं उनमें क्या करते हैं? कटौती करते हैं। भैया कहां से कहां तक दिए गए हैं? ये आपको 19 से लेकर कहां तक दिए गए हैं? 22 तक दिए गए। अब ये निवारक निरोध कानून है क्या, इसको समझते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध करने पर गिरफ्तार किया जाता है, आप सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन इस कानून के द्वारा एक ऐसा रास्ता दिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है लेकिन अपराध करने का उसका आशय है, या पुलिस को यह लगता है कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो इस आशय पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है और इस अपराध को होने से बचाया जाए। उसी को क्या बोलते हैं? निवारक निरोध बोलते हैं, यानी उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए और वो अपराध ना कर पाए। तो यह पुलिस को अधिकार दिया गया, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को मूल अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे क्या अधिकार दिया गया है? सबसे पहले किसी उसके मिलने वाले यानी नजदीकी व्यक्ति को उसकी क्या दी जाएगी भैया? सूचना दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ के सीधा सीधा जेल भेज दिया, तो किसी भी कोई क्या दी जाएगी? नजदीकी व्यक्ति को क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। दूसरा क्या होगा कि 24 घंटे के अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा? यानी नजदीकी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा, या क्या कह सकते हैं किसी जज के आगे प्रस्तुत किया जाएगा। और तीसरी बात क्या होगी कि उसको अपने मनपसंद किससे मिलने के लिए? मनपसंद वकील से मिलने के लिए उसको क्या दिया जाएगा? प्रावधान दिया जाएगा, जिससे वो न्याय प्राप्त कर सके। तो ये बात तीनों ध्यान रख लेना। अच्छा, आगे क्या दिया गया इनको भी समझ लेते हैं, इनका क्या तात्पर्य है भी इसमें ऑप्शन देने का। संपत्ति का अधिकार। अब ये भैया जो संपत्ति का अधिकार है ये अब मूल अधिकार नहीं रहा है। ये पहले किस में था भैया? आपका 31 में था, आपको पता ही है। अब ये कहां पहुंचा दिया गया भैया? 400 में पहुंचा दिया गया। ये भी बात समझ लेना आप, ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात क्या है जी? ये मैं शायद 400 गलत बोल गया हूं, यहां पर कुछ और है जो संपत्ति के अधिकार को 300 के, सॉरी, इसको आप क्या कर सकते हो भैया? 300 के में इसको पहुंचा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। और ये कब हटाया गया था भैया? यानी 44 में संविधान संशोधन, 44 में संविधान संशोधन कब के द्वारा हटाया गया था? 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था। तीसरा प्रश्न क्या कहता है भैया? समता का अधिकार। समता का अधिकार है इसका आपका 14 से लेकर 18 तक, यानी 14 से 18 तक किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार की बात की गई है। जैसे आर्टिकल 14 में क्या क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के लिए सभी क्या हैं? बराबर हैं। 15 में क्या दिया गया है? चाहे लिंग है, धर्म है ना, जाति है, इन सब पर किसी के नाम पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में किसकी बात की गई है? यानी लोक नियोजन में अवसर की बात की गई है। जबकि 17 में किसकी बात की गई है भैया? अस्पृश्यता की बात की गई, यानी छुआछूत की कोई बात नहीं होगी। और 18 में किसकी बात की गई है? उपाधियों के अंत की बात की गई है। यानी 2 प्रकार की उपाधि आप लगा सकते हैं, एक तो शैक्षणिक उपाधि और एक सेना से मिलने वाली जो उपाधि होती है, उन उपाधियों को आप अपने नाम के आगे पीछे लगा सकते हैं। बाकी किसी भी उपाधि को आप अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते, उसका भी क्या किया गया है? आर्टिकल 18 के द्वारा अंत किया गया। तो 14, 15, 16, 17 और 18 इन सब में किसकी बात की गई है? समानता की बात की गई है। जबकि बात शिक्षा के अधिकार की आती है, जी हां भाई, शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। किसमें दिया गया भैया शिक्षा का अधिकार? 21 के में दिया गया है। कब जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार? भैया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन, भाई बिल्कुल सही बात है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था भैया? ये 2002 में जोड़ा गया था। अच्छा, शिक्षा का यहां तो अधिकार हो गया, क्या मौलिक कर्तव्य भी बनता है भैया माता पिता का? जी हां, इसको मौलिक कर्तव्य में भी क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य का ये है कि जो भी माता पिता होंगे वो अपने बच्चों को क्या कराएंगे भैया?
14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक क्या कराएंगे, निशुल्क शिक्षा का क्या कराएंगे, प्रावधान यानी जो भी आवश्यक शिक्षा है उसको क्या कराएंगे, उनको वित्त पोषित कराएंगे। बात समझ पा रहे हो, ये किसकी बात है, माता पिता की। यानी कितने वर्ष तक की बात है भैया, 8 वर्ष तक की बात है। तो 8 वर्ष तक शिक्षा का जो कर्तव्य है वो किसका है, माता पिता का है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आगे है, किस सदन में अध्यक्ष अपने सदन का सदस्य नहीं है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा सदन है जिसमें उसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। जैसे देखते हैं भैया क्या है, लोकसभा। भैया लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भैया, स्पीकर। कौन होता है भैया, स्पीकर। भैया स्पीकर क्या होता है, यानी उसी सदन का क्या होता है, नेता, यानी सदन का ही क्या होता है, सदस्य होता है। बात समझ पा रहे हो, तो ये तो आंसर होगा नहीं उसका। दूसरी बात है भाई विधानसभा। भाई विधानसभा का भी क्या होता है, स्पीकर जो होता है वो ही क्या होता है, सदन का नेता होता है। तो ये भी बात सही है। राज्यसभा, भाई ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है उसको बोलते हैं भैया सभापति होता है। क्या होता है भैया, सभापति। लेकिन सभापति को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है, उपराष्ट्रपति के नाम पर जाना जाता है। अब ये जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वो किस किस से होती है भैया, वो आपकी लोकसभा और किससे बनकर होती है, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। यानी इन दोनों से वो चुनकर आता है, तो इसीलिए वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वो किसके रूप में काम करता है, राज्यसभा में सभापति के तौर पर। तो जो आंसर होगा हमारा यही होगा। और विधान परिषद में भी अगर आप समझने लगो कि राज्यसभा और विधान परिषद समान होती है, जी हाँ समान होती हैं, लेकिन अध्यक्ष के मामले में, सभापति के मामले में समान नहीं होती। जो इसका सभापति होगा विधान परिषद का, वो भी क्या होगा भैया, सदन का ही सदस्य होगा। किसका सदस्य होगा भैया, सदन का ही सदस्य होगा। जबकि हमारा यहां पर ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा भैया, राज्यसभा। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आगे है, भारत का उच्चतम न्यायालय किन मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अब सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि संघीय न्यायालय होता क्या है। संघीय न्यायालय का मतलब होता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। बात समझ पा रहे हैं, यानी राज्यों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, संघ का निर्माण हुआ है। अब कहने का मतलब है कि एक चीज तो होती है कि राज्यों में सर्वोपरि है, एक बात ये है। दूसरी बात क्या है कि राज्यों के अंतर्गत की बात कर रहा है, मतलब राज्यों के, कहने का मतलब है कि एक तो इंटर स्टेट की बात हो रही है, एक स्टेट से ऊपर की बात हो रही है। तो इस शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय किन मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय। भाई संघीय न्यायालय का मतलब क्या है, सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये बताओ भाई। 1935 अधिनियम के अनुसार कब हुई थी भैया, 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां बना था भैया, नई दिल्ली बना था। कब बना था भैया, नई दिल्ली बना था। कितने सदस्य थे भैया इसमें, 4 सदस्य थे न्यायाधीश जो थे इसमें, ये भी बात समझ लेना, ठीक है। अब अगली बात, सिविल मामले। भैया सिविल मामले क्या हो जाएगा, नहीं भैया, सिविल मामले जो होते हैं वो सेशन कोर्ट से लेकर और कहां तक होते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट तक होते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, यानी तहसील से ही सिविल मामले शुरू हो जाते हैं। अपीलों की सुनवाई ये भी नहीं होगा, क्योंकि भैया अपीलों की सुनवाई हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन वो कह रहा है विचार के एक संघीय न्यायालय, भाई नहीं होगा। उसके बाद है अंतरराज्य विवाद। भाई अंतरराज्य, मान लो 2 स्टेट है, भाई एक स्टेट कौन सा हो गया, यानी एक हो गया यूपी और एक दूसरा कौन सा हो गया भैया, बिहार हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद है उनके लिए किसके रूप में काम करेगा, संघीय न्यायालय। जी इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जब अंतरराज्य विवाद की बात होगी तो किसके रूप में काम करेगा, एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करेगा। जबकि चुनाव की याचिका के रूप में किसके रूप में काम करेगा भैया,
यानी अगर चुनाव से संबंधित कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो किसके रूप में काम करेगा, अपील सुनवाई के रूप में काम करेगा। तो ये बात समझ सकते हो, क्योंकि अंतरराज्य विवाद जो होगा वो किस रूप में होगा भाई, ये तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन संघीय न्यायालय के रूप में काम नहीं करेगा। संघीय न्यायालय के रूप में किस में काम करेगा, अंतरराज्य विवाद के मामले में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां तक हमने आपके 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके पॉलिटी के सिलेबस के अनुसार यहां पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। जब आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलोगे तब आपको इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में दिखाई देंगे। चलते हैं आगे, चलते हैं भाई आगे। इकोनॉमी का शायद पोर्शन आएगा जी, बिल्कुल देखो, बिल्कुल जो सिलेबस आपका है उसी सिलेबस के अनुसार है। प्रारंभिक चरणों में विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील की बात करिए भैया, विकासशील अर्थव्यवस्था की अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र में संबंधित होती हैं। सबसे पहले विकासशील का मतलब क्या होता है, विकासशील का मतलब होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या करती होती है, विकास करती होती है। एक शब्द होता है विकासशील और एक शब्द होता है भैया आपका विकसित। अब आप इनके इंग्लिश टर्म से मतलब समझो, क्योंकि हिंदी में आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अच्छे से समझ नहीं आते हैं। इस विकासशील शब्द को बोलेंगे हम डेवलपिंग, LOPING, डेवलपिंग यानी ING है। इसका मतलब किसी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, हुआ नहीं है। जबकि इसका मतलब क्या होगा, डेवलप्ड होगा। क्या होगा भैया, डेवलप्ड होगा, यानी इसका विकास क्या है, हो चुका है। कहने का मतलब है कि ये तो विकसित हो चुकी है, यानी इसका विकास हो चुका है। जबकि ये क्या है भैया, विकासशील है। ये क्या चल रहा है, इसका विकास हो रहा है। तो ये विकासशील की बात कर रहा है। और ये प्रारंभिक चरणों की बात है भैया। प्रारंभिक चरणों की बात आएगी तो वो किस में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा होता है, कृषि एवं उससे संबंधित कृषि है, आपका खनन है ना, मत्स्य है। ये जो सब सेक्टर आते हैं वो किस में आते हैं भैया, पशुपालन है। ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जबकि जो द्वितीयक क्षेत्र आता है वो किससे आता है भैया, विनिर्माण से आता है, विनिर्माण। लेकिन उसने बात किसकी करी है, प्रारंभिक सेक्टर की। अगर वो बोलता प्रारंभिक चरण से आगे तो आंसर क्या होता, द्वितीय होता। और जैसे ही तृतीय क्षेत्र आता है तब उस किसी भी देश की क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था, वो विकसित अर्थव्यवस्था हो जाती है। जैसे मैं बात करूं किसकी, अमेरिका की, जैसे मैं बात करूं ब्रिटेन की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, ये सारे कैसे हैं भैया, ये विकसित है। और तृतीय क्षेत्र में कैसा क्षेत्र आता है भैया, सेवा सेक्टर आता है। सेवा में कैसे आ जाएगा, जैसे भैया आपका बैंक आता है, जिसमें आपका बीमा आता है, जिसमें आपका रेलवे आता है। ये सब किस में आते हैं, तृतीय सेक्टर में आते हैं। तो विकसित यहां आएगी और विकासशील प्रथम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्या कहता है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से क्या रही थी, अधिक। यानी क्या है, यानी आप देखते हो कि जब भी पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी गई थी, यानी उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो कुछ पंचवर्षीय योजना क्या पहुंची, लक्ष्य से आगे पहुंची, कुछ लक्ष्य को ही नहीं छू पाई। लेकिन हम यहां पर किसको देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अगर मैं सबसे पहले इनके कार्यकाल की बात करना भी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका जो कार्यकाल था वो क्या कार्यकाल था भैया, 1969 से लेकर कब तक था भैया, 74 तक। पहले तो इनका कार्यकाल देखो। उसके बाद पांचवी का क्या था भैया, 1974 से लेकर इसका होने वाला था 79 तक। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी केंद्र में, जिसको गैर कांग्रेसी सरकार बोला जाता है देश की प्रथम, तो वो 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई थी। तो कब खत्म कर दी थी भैया, 78 में। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2 रोलिंग प्लान चले, यानी अवकाश योजनाएं। तो अगली जो 7वीं पंचवर्षीय योजना चली वो 1980 से कहां तक चली भैया, 85 से। और आगे जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है वो कब आती है भैया, 85 से 90 आती है। अब देखो
सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही किसकी नींव रखी गई थी भैया? उदारवादी कह सकते हैं, यानी नई जो नीति होती थी उदारवादी, यानी इसका मतलब क्या था? यानी एलपीजी बोल सकते हैं। एलपीजी का मतलब होता है इसको एल प्लस पी और प्लस जी, ग्लोबलाइजेशन, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी थी, यानी लेकिन प्रारंभिक दौर था। लेकिन इसकी शुरुआत क्या हुई थी? 90 के बाद में जो हमारा 1991 आता है, यानी जो हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, तो इसी का जो लक्ष्य था वो क्या था भैया? यानी कृषि का उत्थान एवं किसकी बात की गई थी? कृषि में तकनीकी कारणों की बात की, यानी तकनीकी विकास किया जाए कृषि में और कृषि का पुनरुद्धार किया जाए। और इसका ही जो लक्ष्य रखा गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना का, वो क्या था भैया? 5.2, लेकिन लक्ष्य 5.2 था और इसने जो प्राप्ति करी थी वो कितनी करी थी? 5.6% की इसने क्या करी थी? वृद्धि दर प्राप्त की थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? सातवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आप इनके कार्य भी याद रखना कि चौथी में, पांचवी में, सातवीं, आठवीं में क्या क्या कार्य हुए। जैसे चौथी की बात करूं, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए भैया? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भाई 14 बैंकों का क्या किया गया था भैया? राष्ट्रीयकरण किया। 71 में आपके भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था, ये भी बात कर लेना। और क्या हुआ था 1974 में? क्या हुआ था भाई? प्रमुख काम, यानी परमाणु का क्या हुआ था? विस्फोट भी किया गया था, क्योंकि इस समय कार्यकाल किसका था भैया? इंदिरा गांधी का था। ये बात समझ लेना, परमाणु विस्फोट किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा, ध्यान रख लेना, ये भी याद। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है? आगे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी इनमें से मेल मिलाप करके देखना है, क्योंकि ये भी आपका सिलेबस में है, यहां से भी एक प्रश्न बनने की संभावना है, यानी कृषि से संबंधित। तो पहला है श्वेत क्रांति। भैया बिल्कुल सही बात है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। और भारत का दूध वाला किसको कहा जाता है भैया? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भैया वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ही क्या चलाया गया था भैया? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड, इसकी शुरुआत भारत में कब की गई थी भैया? 1970 में। कब चलाया गया था भैया? पहला चरण इसका शुरू किया गया था, पहला चरण। इस पहले चरण की शुरुआत कहां की गई थी भैया? यूपी के बलिया शहर से की गई थी, बलिया। और बलिया क्या है आपका? एक जिला भी है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। नीली क्रांति, भैया नीली क्रांति मत्स्य से ही संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा भूरी क्रांति। भैया भूरी क्रांति का जो मतलब होता है ना, वो किससे होता है भैया? भूरी क्रांति यानी क्या होगा भैया? उर्वरक। उर्वरक का मतलब होता है भैया खाद। खाद समझते हो? एक तो होता है खाद्यान्न, एक होता है यानी खाद। खाद का मतलब क्या होता है? उर्वरक भैया, उर्वरक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उर्वरक हो जाएगा, खाद हो जाएगा। जबकि स्वर्ण क्रांति क्या होती है भैया? फल से ही संबंधित होती है। तो बात समझ आ रही है? यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, वो ये सुमेलित नहीं है, जबकि इसका सुमेलन जो होगा वो किससे होगा भैया? खाद से होगा। बात समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष होता है। भाई रिजर्व बैंक की बात हो रही है। सबसे पहले जो रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी भैया? 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना की गई थी भैया? आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भैया? 1949 में इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी नेशनलाइजेशन किया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया? कि इसकी जो संपत्ति थी वो किसके हाथ में आ गई थी? सरकार के हाथ में आ गई थी। बात सही है या नहीं? आगे बात करा वित्तीय वर्ष की। भैया अप्रैल से मार्च जो होता है वो क्या होता है भैया? आपका वित्तीय वर्ष किसका होता है भैया? वित्तीय वर्ष बताओ किसका होता है भैया? ये तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, अप्रैल से मार्च। यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा और कब खत्म होगा भैया? 31 मार्च। तो ये तो होगा ही नहीं। जुलाई से जून, जी हाँ, इसका कब से शुरू होगा भैया? 1 जुलाई से लेकर कब खत्म होगा?
30 जून। तो जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा भैया, यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जनवरी से दिसंबर, भैया जनवरी से दिसंबर क्या होता है आपका, जनवरी से दिसंबर क्या होता है भैया, आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका क्या माना जाता है, पहला माह जो होता है वो जनवरी होता है और दूसरा अंतिम क्या होता है, दिसंबर होता है। तो बात सही है। और अगर मैं बात करूं, यानी जो हमारा शैक्षणिक आता है, शैक्षणिक वर्ष भी तो आता है भैया, शैक्षणिक वर्ष उसका क्या कार्यकाल रहता है, शैक्षणिक वर्ष का आपकी जो छुट्टियां पड़ती हैं वो कब पड़ती हैं भैया, जून में पड़ती हैं। और स्कूल कब खुल जाते हैं भैया, आपके 1 जुलाई से शुरू हो जाते हैं और छुट्टियां कब तक पड़ती हैं भैया, 30 जून तक। तो ये भी क्या होता है आपका शैक्षणिक वर्ष, इसको भी याद रखना, जिसको बोलते हैं यानी एजुकेशनल सेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भैया आगे। आज का आपका क्या है, अंतिम प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। भारत में दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना था, भैया ये बात कर रहे हैं दूसरी हरित क्रांति। भैया जो पहली हरित क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1966 से 67 में हुई थी। उसका जो उद्देश्य था भैया किसको बढ़ावा देना था भैया, खाद्य अन्न को बढ़ावा देना था, खाद्य अन्न को बढ़ावा, जिसमें मुख्य फसल क्या थी भैया, गेहूं, और दूसरी क्या थी आपकी, चावल। बात समझ रहे हो, गेहूं और चावल थी। जबकि वो कह रहे हैं दूसरी हरित क्रांति, भैया दूसरी हरित क्रांति सहकारी कृषि नहीं जी, समावेशी कृषि, भैया यही बात है। अच्छा, समावेशी कृषि का मतलब क्या होता है, समावेशी कृषि का मतलब होता है कि जब हम बड़े छोटे सभी किसानों को एक साथ मिलाकर आगे बढ़ाते हैं, यानी सभी का समावेश करते हैं, तो उसका क्या कहा जाता है, समावेशी क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। और समावेशी विकास में यानी किसान तो होने ही होने चाहिए सारे, यानी कृषक तो सभी हो ही हो, और जो फसल है फसल भी क्या हो, सभी फसल हो, यानी दोनों सेक्टर होने चाहिए। भाई संपूर्ण किसान हो और सारी ही फसल इसमें आती हो। तो ऐसा नहीं है केवल जो पहली फसल पर केवल खाद्यान्न पर ध्यान दिया गया था, यहां संपूर्ण फसल की बात की गई थी। तो दोस्तों आपने देखे कि जो हमने क्वेश्चनों को उठाया था वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार और जो प्रीवियस में आए हुए हैं यूपी SSSC के द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों को हमने उठाया है। और आपने देखा कि एक प्रश्न से हमने कितने सारे प्रश्नों को सोल्व किया है। तो दोस्तों अगर आप अंत तक क्लास में बने हुए तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यहाँ आपसे एक चीज़ और चाहूँगा कि अगर आप अंत तक बने हुए थे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके भी हमको बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी। आप हमें कमेंट करके कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुधार करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी आपके लिए तैयार रहेंगे। और अगर आप कमेंट के माध्यम से कुछ पूछना भी चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका तत्काल आपको जवाब भी दे दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा। और दोस्तों एक बार लास्ट बात, सर्दी का मौसम है, माहौल एकदम मौसम का परिवर्तन है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक है। और एग्जाम टाइम में आपके स्वास्थ्य का थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाना आपकी परीक्षा हॉल में आपकी कंसंट्रेशन को भंग कर सकता है। इसलिए पढ़ाई के अलावा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छी डाइट के साथ और अपने अच्छे एनवायरमेंटल के साथ बनाए रखिएगा। और दोस्तों जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक बने रहिएगा स्टडी सल के साथ। धन्यवाद।